हेलो दोस्तों, पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस महान पर्सनालिटी का आप पिक देख रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत का शब्द से ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने सुल्तानों ने गद्दी को धारण किया, उन सुल्तानों में इनका जो व्यक्तित्व था बिल्कुल अलग था। हमें उन्हीं के बारे में पढ़ना है और ख़ास करके जो हमें पीटी की व्यू से जो पढ़ना है वो हमारा मात्र दो ही इनका विषय है। वो है विषय एक आंतरिक समस्या है और एक बाह्य समस्या है, यानी कि राजत्व के सिद्धांत पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है और इसी से हमारा प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इनके व्यक्तित्व से भी कुछ एका दुका प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनती है। तो 69 का और दारोगा के लिए आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। और ये कहा जा सकता है कि इतिहास को पढ़ने के लिए ज़रूरी है इसे अच्छे तरीके से समझा जाए, क्योंकि इतिहास हमारे जीवन के एक ऐसे आयाम को जोड़ता है, एक ऐसे आयाम देता है, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसी सीख देती है जिसके बारे में अगर कहा भी जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास को अगर पढ़ लें तो अपने जीवन को जीने का जो ढंग होता है, जो सलीका होता है, जो तरीका होता है, शायद वो सीख जाते हैं। इतिहास सब्जेक्ट जो है वो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसका जो सिलेबस है, यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो हम लोग एक कहानी के तौर पे इनको जानने की कोशिश करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और सिर्फ अगर कहानी के हर कड़ी को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। कहा जाता है कि यह एक इलबरी तुर्क थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो फादर थे 12,000 मतलब गांव के एक सरदार थे। वहाँ पे मंगोलों का जब आक्रमण हुआ तो उस समय बलबन सयान हो चुके थे और मंगोलों ने इन्हें कैद कर लिया, इनको बंदी बना लिया और वहाँ से वो कैद करके वो अपने यहाँ लेकर चले गए। कहा जाता है कि बलबन को एक व्यापारी ने खरीदा था। एक बसरा का एक व्यापारी था जिसका नाम था जमालुद्दीन खां या जमालुद्दीन बसरी के नाम से भी आप जानते हैं। उन्होंने ही बलबन को खरीदा और दिल्ली के बाज़ारों में इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। एक और भी कहावत यहाँ पे है, एक कथा है कि इल्तुतमिश बहुत सारे ग़ुलामों को ख़रीदते थे, बहुत सारे ग़ुलामों को, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो बलबन को नहीं खरीद पाया। शायद उनका शारीरिक बनावट और शायद उतना खूबसूरत ना होंगे जितना खूबसूरत खुद इल्तुतमिश थे। तो व्यक्तिगत तौर पर बलबन इल्तुतमिश के सामने जाकर के कहा कि आपने इतने ग़ुलामों को तो ख़रीदा, आप मुझे अल्लाह के नाम पे भी खरीद सकते हैं। तब जाकर के इल्तुतमिश ने बलबन को ख़रीदा और बलबन को ख़रीदने के बाद इन्होंने बड़ी साधारण सा काम दिया अपने राज दरबार में। प्रारंभिक अगर दौर देखें तो ये पानी ढोने का काम करते थे। पानी और जो घरेलू जो कार्यक्रम था उसका ज़्यादा वो ध्यान देते थे और यही वजह था कि इल्तुतमिश ने इन्हें खासदार की पदवी दे दी। इल्तुतमिश ने इन्हें खासदार की पदवी दी। हम लोग देखते हैं खासदार की पदवी दिया था इल्तुतमिश ने। ये खासदार कह सकते हैं कि अंगरक्षक का जो प्रधान होता है उसी को खासदार कहा जाता है। एक चीज़ और भी था कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इन्होंने अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया। जब ये रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी तो देखिएगा ये सफ़र जो होता है ना, ये सफ़र इतना आसान नहीं होता है बलबन के लिए। बलबन का जो 20 साल का जो समय था, जो प्रधानमंत्री के
पद को धारण करते हुए उन्होंने जो बिताई थी वो कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जब उन्होंने दिल्ली सल्तनत की गद्दी को धारण किया और 20 साल तक इसे समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, उनका काम करने का तरीका और उनका जो सफ़र था ये भी आसान नहीं था। दोनों का जो समय होता है ना, बहुत ही मुश्किलों के साथ उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बहुत ही मजबूत बनाया। दिल्ली सल्तनत के राजत्व की जो समस्या थी भारत खास करके उस समय में, इसे बरकरार रखना, और सबसे बड़ी समस्या थी आंतरिक जो कलह था, जो खास करके एक समय में इल्तुतमिश ने जिस चहलगानी की स्थापना किया था साम्राज्य को स्थापित करने के लिए और साम्राज्य को डेवलप करने के लिए, वही सबसे बड़ी समस्या बलबन के जीवन में आकर के सामने प्रकट हो गई। तो हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तब जब कहा जाता है कि खासदार का पद जो था इल्तुतमिश को पहली बार नहीं बलबन को पहली बार इल्तुतमिश ने दिया था। उसके बाद जब गद्दी पे रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती है तो अमीर शिकार का पद इन्हें मिलता है। अमीर ए शिकार का पद रजिया के समय में इन्हें मिलता है बलबन को। ये याद रखेंगे कि अमीर शिकार का पद किसके समय में मिलता है, तो रजिया के समय में मिलता है। उसके बाद जो बहराम शाह होते हैं, बहराम शाह, उनके समय में अमीर ए आखूर का पद मिलता है। अमीर ए आखूर जो है ये बहराम शाह के समय मिलता है। बहराम शाह, जब बहराम शाह गद्दी पे बैठते हैं तो इन्होंने बलबन को अमीर ए आखूर का पद देते हैं। उसके बाद गद्दी पे नासरुद्दीन गद्दी पे बैठते हैं। नासरुद्दीन महमूद जो होते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं और उन्हें 2 उपाधियाँ दी जाती है। अगर बात करें यहाँ पे नासरुद्दीन महमूद की, नासिरुद्दीन महमूद की, तो सबसे पहले इन्होंने ही बलबन को उलगू खां की उपाधि दिया था। उलगू खां की उपाधि दिया था। और एक जो पद कहा जाता है जो इस समय बहुत ही प्रसिद्ध था, वो था नायब ए ममालिक। नायब ए ममालिक, इसका पद उन्होंने दिया था। कहा जाता है कि इस समय यानी कि बलबन ने अपनी पुत्री का शादी नासिरुद्दीन महमूद से ही करा दी, लेकिन जब उसे मौका मिला तब उन्होंने इस व्यक्ति को गद्दी से हटा करके खुद वो सुल्तान बन जाते हैं। सुल्तान बनते हैं, उसके बाद इनके पास क्या समस्या होती है, यहाँ तक तो लगभग बड़ा सफ़र उन्होंने 20 साल का जो तय करता है, जो बहुत ही एक उथल पुथल वाला जो ज़िंदगी होता है, उससे कहीं ज़्यादा कठिन तो जब गद्दी को धारण करता है तब होता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है, जब इन्होंने दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, उसके बाद इनके पास 2 समस्याएं आती हैं। उसी 2 समस्याओं पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ जो 2 समस्या है यहाँ पे, गद्दी को धारण करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला एक है आंतरिक समस्या। आंतरिक समस्या है, और दूसरा जो है वो है बाह्य समस्या। बाह्य समस्या। अब बात करते हैं कि आंतरिक समस्या क्या है। तो आंतरिक समस्या पे सबसे पहले बात करते हैं। आंतरिक समस्या में ये समस्या होती है चहलगानी की समस्या। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो ये है चहलगानी की समस्या एक समय था कि जब इल्तुतमिश ने 40 दल का एक गुट बनाया तो उनका एक उद्देश्य था कि शायद प्रशासन में इसकी मदद मिलेगी, और मिला भी। और इसी 40 दल का सदस्य बलबन को भी बनाया गया था। लेकिन जब इन्होंने गद्दी को प्राप्त किया, जब गद्दी को धारण किया, तो सबसे बड़ी समस्या इनके पास ये थी। वजह था इसके पीछे सबसे बड़ी बात थी कि सुल्तान बनने के बाद जो 40 दल के जो लोग थे,
40 दल के जो लोग थे यहाँ पे, जिसको चहलगानी बोलते हैं, इनकी ताकत और इनकी शक्ति ही सब कुछ थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि साम्राज्य का जो बड़ा बड़ा जो डिसीजन होता था इन्हीं के आधार पे था। आप इतना भी सोच सकते हैं कि जो सुल्तान बनाने की बात जो थी, यानी कि सुल्तान इन्हीं के हाथों की कठपुतली बन के ही रह गया था। आप ये कह सकते हैं कि जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा, और इल्तुतमिश से लेकर के अगर आप देखें तो बलबन के जो मध्य में जितने भी सुल्तान गद्दी पे बैठते हैं, उनका कोई उपलब्धि इस तरह नहीं है जिसे इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों में उनकी कहानियाँ लिखी गई हों। क्योंकि वो सब चीज़ें, वो सारी समस्याएं कहीं ना कहीं इसी चहलगानी की वजह से ही प्रभावित होता है। ये चहलगानियों की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि जिसे चाहे सम्राट बना सकते थे, जिसे चाहे गद्दी से उतार सकते थे, और जिसे चाहे उसकी हत्या कर सकते थे। इनकी ताकत और इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि बलबन ने सत्ता का क्या किया था? अपहरण किया था। तो सत्ता की जब अपहरण किया था तो इनको वो सारी मतलब जो मान सम्मान होना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। दूसरी बात ये थी कि खुद ये 40 दल के सदस्य थे, तो जितने भी यहाँ पे 40 जो दल थे, जो अमीर लोग थे, उनको उतना मान सम्मान नहीं देते थे। यानी कि कह सकते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। और यही वजह था कि इनको लगा कि नहीं, अब इस समस्या को ख़त्म करने के लिए मतलब आदमी को क्या करना चाहिए। उसके बाद ये था कि यहाँ पे देखा गया कि बार बार विद्रोह हो जाते थे। यानी कि राजा का कोई वैल्यू नहीं है, सुल्तान का कोई सम्मान ही नहीं है, और ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं गंवा दिया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने। और ये सबसे बड़ी समस्या थी चहलगानियों की। तो चहल यानी कि 40 दल को समाप्त करके उसने राजा के पद को किस तरह सबसे बेहतर बनाया, उस पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जिस राजत्व के सिद्धांत को इन्होंने दिया, इसी राजत्व के सिद्धांत को हमें पढ़ना है। राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा कि राजा को कैसा होना चाहिए। इन्होंने उस समय जब गद्दी पे धारण किया, और जब इन्होंने गद्दी को धारण किया, और जब इनको लगा कि नहीं, जब हमारा दिल्ली सल्तनत पे अगर हमको राज करना है, और ये सारे समस्या जो आंतरिक समस्याओं पे समस्या का जो समाधान करना है, उसके लिए सबसे पहले राजा के पद को कैसा होना चाहिए, इसी बात पे उन्होंने गहन विचार किया। और ये सोचा कि इसके लिए कुछ तकनीक होनी चाहिए, कुछ इनका सिद्धांत होना चाहिए, और इसी सिद्धांत को हम लोग राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने इसके बारे में कहा था कि राजा एक देवता की तरह होता है। राजा को कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने जनता को दिखाया कि राजा को एक देवता की तरह होना चाहिए, इसका पद बड़ा पवित्र होता है। ये बलबन ने कहा था कि राजा का पद क्या होना चाहिए, एक देवता की तरह होना चाहिए, और इसका पद बड़ा पवित्र होता है। जब राजा एक देवता की तरह होता है तो राजा की शक्ति निरंकुश होनी चाहिए। पहले इन्होंने कहा कि देवता की तरह होना चाहिए, फिर उसके बाद बोला कि जो पद होता है निरंकुश होना चाहिए। निरंकुश, या ये कह सकते हैं शिक्षाचारी वाली जो बातें होती है, ये होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जब कोई राजा का पद धारण करता है तो उसे न्याय के लिए कठोर दंड देना चाहिए। वो न्याय को सबसे बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये बात कहा था, यानी कि अनाचार को रोकने के लिए जुर्माना कैसा लगाना चाहिए, एकदम कठोर लगाना चाहिए। बलबन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो न्याय प्रियता पे जिस तरीके से विश्वास किया था, जिस तरीके से उनका न्याय पे जनता के बीच में जिस तरीके से वो फेमस हुए थे न्याय को लेकर के, उनके बारे में कहा जाता है कि यमराज के आप बोल सकते हैं कि न्याय के रूप में या अवतार के रूप में भी बहुत सारे इतिहासकारों ने इन्हें दिखाने की कोशिश किया है। उसके बारे में उन्होंने कहा कि चरित्रवान व्यक्ति को ही अन्य पद देनी चाहिए। यही वजह होता है कि हमेशा शुरू से कह सकते हैं कि जब गद्दी को धारण किया तो शुरू से ही उन्होंने निम्न कुल जो था उनसे उन्होंने नफरत करना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने कहा था
कि जब भी मैं किसी नीच और निम्न कुल को देखता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है और मेरी हाथ तलवार के पास चली जाती है ताकि हम उसका गला काट सकें। ये बहुत बड़े क्रूर व्यक्ति नहीं थे। जो राजनीति का जो संरचना थी उस समय में, जो परिस्थितियां थी, वही परिस्थितियां ही इनको इस तरह बनाने पर विवश कर दिया। उसके बाद ये था, इनके लाइफ में ये था कि अब क्या करना चाहिए। अब ये चालीसा दल को समाप्त करने के लिए इन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई। तो सबसे बड़ी बात ही, इन्होंने एक काम किया, ये था कि सबसे पहले इन्होंने जो चालीसा दल था, चालीसा दल, इसे तोड़ दिया, इसे तोड़ा। और जो अमीर थे, कहा जाता है कि जो पुराने अमीर थे, उनके गुट जो थे उनको अलग कर दिया। और अलग करने के बाद कहा जाता है कि तुर्क अमीरों को उन्होंने दूर दराज के प्रांतों में भेज दिया ताकि ये विद्रोह न कर सके। कह सकते हैं कि अमीरों को दूर रखा अपनी सत्ता से, खुद से, और साथ ही साथ प्रजा से भी उन्होंने खुद दूरी बना के रखी ताकि राजा का जो राजत्व जो सिद्धांत है उसका प्रभाव पूरी जनता के ऊपर पड़े। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चालीसा को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो निपुण व्यवस्था रखी तो गुप्तचर की, वो कमाल का था। उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था की ऐसी, मतलब समझ सकते हैं कि ऐसी ढांचा तैयार कर रखी थी जिसकी खबरें इन्हें पल पल गुप्तचरों के माध्यम से पता चल जाता था। और इस तरीके से उन्होंने ये 40 जो दलों का जो ये गुट था उसको उन्होंने तोड़ दिया। और इसी समय उन्होंने कहा था कि राजा का जो पद होता है कैसा होना चाहिए। जो राजत्व सिद्धांत था, क्या दिया था, उन्होंने ये कहा था कि नियाबते खुदाई, आप कह सकते हैं नियाबते खुदाई। नियाबते खुदाई का मतलब जो होता है, नियाबते खुदाई का ये होता है ईश्वर की छाया। इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। ये सिद्धांत दिया था बलबन ने, और ये कहा था कि जो सुल्तान होता है वो ईश्वर की छाया के भांति ही काम करता है। अगर बात किया जाए कि सुल्तान आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है, तभी तो, अगर ये नहीं बताता तभी तो उनकी वैल्यू जो थी चालीसा से बिल्कुल अलग नहीं होती। और 40 दल के जो लोग थे, जो अमीर थे, उनसे अलग अपने आप को साबित करना और उनके बीच में अपनी प्रतिष्ठा को कायम करना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। और यही वजह था कि उन्होंने यहाँ पे कहा था नियाबते खुदाई जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व, ईश्वर का प्रतिनिधित्व। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने जो आदेश जारी किया तो समझो कि ये अल्लाह का आदेश है। अगर कोई व्यक्ति अल्लाह के आदेश को खारिज करता है तो बहुत बड़ा जो कठोर जो सज़ा होती है उसका वो हकदार बनेगा। इस तरीके से देखा जाए तो इन्होंने इतना ज़्यादा डरा के रख दिया था। जनता में तो इतनी ज़्यादा डर नहीं थी, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा प्यार करने लगी थी। इनकी जो न्यायप्रियता थी, इसके न्यायप्रियता के उस समय जो जनता थी, जो आवाम थी, इन्हें बहुत पसंद करती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ रहने वाले जो बड़े बड़े अमीर थे उन्हें लग रहा था। यही वजह था कि अमीरों के बीच में ये बहुत, मतलब कह सकते हैं कि इनका जो व्यक्तित्व था वो अलग किस्म का था। कहा भी जाता है कि अमीरों को कठोर सज़ा देने में थोड़ा भी वक्त ज़ाया नहीं करते थे। और यही वजह था कि इन्होंने यहाँ पे पाबोश प्रथा को लागू किया। इन्होंने यहाँ पे
पाबोश प्रथा को लागू किया, यहाँ पे नौरोज प्रथा लागू किया, यहाँ पे सिजदा को लागू किया, ताकि कम से कम जो सुल्तान का जो पद है, सुल्तान का जो पदवी है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो महत्वपूर्ण है, लोगों को पता चले। और उन्होंने राजा की जो सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी, इस तरीके से उन्होंने साबित किया कि कहा जाता है कि जब भी इनके दरबार लगते थे तो हमेशा बलबन शाही पोशाक में ही आपको देखने को मिलते थे। एक डिसिप्लिन था उनके लाइफ में, एक ऐसा डिसिप्लिन था, एक ऐसी कह सकते हैं कि कभी हंसी मजाक न करना, न कभी हंसा करते थे। संगीत नृत्य का कोई मतलब नहीं था, सिर्फ काम पे ही फोकस करना उनका था। और यहाँ तक कि दरबारियों के बीच में एक ऐसा माहौल बना के रखा था कि सभी लोग इनका ही बात मानते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि जब इनकी दरबार लगती थी तो बड़ी कोसों दूर दूर के लोग इनके जो शासन प्रणालियाँ थी, जो इनके दरबार का जो माहौल था, उसको देखने के लिए लोग आते थे। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इन्होंने ये क्या हुआ कि जो सेना का जो सैन्य विभाग का जो स्थापना किया, जिसको दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं, दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं, उन्होंने अस्थाई वेतन देना शुरू किया, अस्थाई वेतन दिया। और खुद मुआवजा भी कभी कभी सेनाओं का करते थे। इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने घुड़सवारी सेना जो थी उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। और ये सारा काम इसलिए किया जा रहा था ताकि इसके पीछे दो कारण थे। सबसे पहली बात ये थी कि सेना मजबूती होगी तब मंगोलों से सामना किया जाएगा। और दूसरी बात ये थी कि जो अगर अंदर ही अंदर अगर कोई स्वतंत्र राज्य बनने की कोशिश कोई करेगा या कोई विद्रोह करेगा तो उसको दबाने में इसका मदद मिल जाएगा। और यहाँ तक हम लोग कलकत्ता में भी देखते हैं, बंगाल में देखते हैं, तुगरिल खाल के द्वारा जो विद्रोह होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या किया, दीवाने अर्ज की उन्होंने स्थापना किया था। और एक चीज़ और भी था, इन जो चालीसा दल थी, चालीसा दल को समाप्त करने के लिए उन्होंने एक गुप्तचर प्रणाली को तैयार कर लिया था। गुप्तचर प्रणाली जिसको दीवाने बरीद के नाम से जानते हैं, जिसको दीवान ए बरीद के नाम से जानते हैं। ये जो आंतरिक जो समस्या थी, आंतरिक जो कलह था, आंतरिक जो समस्या से जो हमेशा बलबन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसे इन्होंने समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि बलबन कभी भी, यानी कि बलबन कभी भी मतलब ये कह सकते हैं आप कि उन्होंने जिस तरीके से अपने साम्राज्य में या जिस तरीके से उन्होंने एक माहौल बनाकर रखा था कि जब मंगोलों के मध्य में उनके जो बेटा थे जिसका नाम था महमूद, जब ये लड़ाइयाँ होती हैं तो मंगोल के हाथों इनकी हत्या हो जाती है। जब ये खबर पता चलता है बलबन को तो बलबन की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं आते हैं। लेकिन एक बात और भी थी कि जब इन्हें एकांत में जाने का अवसर मिला, जब उन्होंने सोचा तो फुट फुट के रोया था अपने पुत्र को लेकर के। और यही वजह थी कि उन्होंने हमेशा मंगोल आक्रमण को जो समस्या थी, यहाँ पे जो मंगोल आक्रमण था जिसको वह समस्या के तौर पे हम लोग देखते हैं, इनसे हमेशा जूझते रह गए। और मंगोलों की सामना करने के लिए उन्होंने ये पश्चिमोत्तर का जो क्षेत्र है यहाँ पे जो दिखता है, यहीं पे बाहरी आक्रमणकारी आते हैं जो प्रवेश का द्वार होता है भारत में। यहाँ पे उन्होंने किले का निर्माण कर दिया और किले के निर्माण करने के बाद वहाँ पे एक पुख्ता सांचा और ढांचा तैयार किया ताकि मंगोलों से कम इनका सामना हो सके और उन्हें रोका जा सके। बलबन के बारे में कहा जाता है कि मेवातियों ने और दिल्ली के जो अगल बगल में जो राजपूत जो लोग थे, हमेशा कोई ना कोई
यानी कि आप कह सकते हैं कि राजपूत उस समय में यानी कि इनके पत्नियों के साथ या जो मुसलमान के जो लड़कियां जो पत्नियां होती थी उनके गहने चुरा लेते थे। इनकी ज़्यादा उपद्रव आपको चोरी डकैती में दिखता था। कहा जाता है कि दिल्ली में जब इन्होंने गद्दी यानी कि दिल्ली की सुल्तान जब इन्होंने बना तो अगल बगल में जितने भी मेवाती और राजपूत जो थे, समझिए कि जंगल की कटाई के साथ साथ उनकी भी खात्मा इन्होंने करवा दिया। यानी कि जो सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए थी, जैसे भी सुरक्षा इनको मिलनी चाहिए थी, उन्होंने उस सुरक्षा को तुरंत धारण करने में किसी भी प्रकार का कमी नहीं रखा। और इस तरीके से इन्होंने मेमातियों का जिस तरीके से दमन किया, जिस तरह से राजपूतों का दमन किया और जिस तरह से छोटे छोटे जो राजा महाराजा थे उनको ख़त्म किया, उससे इनको कहीं ना कहीं साम्राज्य के अंदर जो उपद्रव उठने की जो संभावना थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एक और कंडीशन होता है कि जब ये यहाँ पे पहुंचते हैं ये कोलकाता, तो कहा जाता है कि बंगाल में एक स्वतंत्र एक सुल्तान होता है जिसका नाम है तुगरिल खां। तुगरिल खां ये बंगाल में स्वयं को एक स्वतंत्र शासक के तौर पे सुल्तानों के सामने समझिए कि प्रस्तुत करता है। और इसका जो इन्होंने ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो धन संपत्ति इन्होंने लूटा था हमेशा सुल्तानों को पहुंचाई जाती थी, उनके पास भेजा जाता था। इस समय उन्होंने क्या किया? नहीं भेजा। इसकी जो उपद्रव थी, इसका जो विद्रोह था, ये सुल्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ। कहा जाता है कि उन्होंने यानी कि आमिर खान ने यानी कि बलबन ने आमिर खां को भेजा सज़ा देने के लिए, तुगरिल खां को सज़ा देने के लिए भेजा। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि आमिर खां हार गए। उसके बाद जो शाही सेना थी, बलबन की जो शाही सेना थी, वो भी तुगरिल खां से लड़ने गई और वो भी हार गई। जब दोनों की असफलता बलबन को पता चली तो ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से क्रोधित हो गए और ये पहली बार अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं बंगाल के लिए। जब ये बंगाल पहुंचते हैं, जब बलबन बंगाल पहुंचते हैं तो वहाँ तुगरिल खां इनके मुठभेड़ में वो हार जाते हैं और यहाँ पे उनका जो कुरूपता आपको देखने को मिलेगा वो गजब का है। कहा जाता है इस समय कि तुगरिल खां को और इनके जितने भी रिश्तेदार, उनके जो चाहने वाले लोग थे, उनकी हत्या कर चौराहे पे इनको टंगवा दिया और उनके खाल में भूसा भर दी और वहाँ पे अपने पुत्र को नियुक्त किया जिसका नाम था बुगरा खां। इनके राजत्व का सिद्धांत इतना कठोर था कि इनके पुत्र भी इनसे बहुत ही ज़्यादा डरते थे। कहा जाता है कि जब दिल्ली सल्तनत की तरफ में जब इन्होंने अपने पुत्र को बुलाया तो डर से उन्होंने उसकी यानी कि दिल्ली सल्तनत को प्राप्त करने से इनकार करके मना कर दिया। ये उनके पुत्र जितने भी थे वो बहुत ही ज़्यादा खौफ में रहते थे। उनको कुछ भी ये नहीं पता चलता था कि सम्राट के मन में कब क्या आएगा, कब क्या कर देगा, कुछ पता नहीं। और जब उन्होंने गद्दी धारण किया तो अपने पुत्र को हिदायत दिया था बुगरा खां को कि अगर कोई भी व्यक्ति सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करेगा तो उसका यही हर्ष होगा जिस तरह से तुगरिल खां का हुआ है। तो सोचिए एक पुत्र कितना डर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक चीज़ और भी होता है। कहा जाता है नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छुपी रहे। ये बलबन के साथ देखने को मिलता है। बलबन के जो लाइफ में इस तरह से जो होता है वो हमेशा बार बार दिख जाता है, क्योंकि बलबन जो भी ये काम शुरू करते हैं वो सिर्फ राजत्व को और राजा के पद के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या थी यहाँ पे, उसी समस्या पे इनको जीत हासिल करना इतना भी आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। और ये मुश्किलों को उन्होंने इस तरह पाटा, इस तरह के ख़त्म किया
कि सारे सिस्टम, यानी कि कह सकते हैं कि जब ये गद्दी पे थे तो किसी का हिम्मत तक नहीं होता था कि कोई दुराचार करे, कोई भ्रष्टाचार करे। अगर कोई व्यक्ति, कोई अमीर आदमी हो, अगर किसी कमज़ोर वर्ग को सताता है, अगर इसकी भनक कहीं सुल्तान को अगर पता चल जाए तो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि वो कितना बड़ा अमीर है और कितना बड़ा वो, मतलब कोई भी आदमी हो, वो सज़ा देने में थोड़ा भी कमी नहीं रखते थे। और यही वजह था कि उनकी न्यायप्रियता जनता के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और इसीलिए जनता भी इनको बहुत ही प्यार से, कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यार के नज़रों से देखती थी। अगर आप इतना पढ़े होंगे तो आपको ये भी फील हुआ होगा कि यहाँ पे जो निरंकुशता जो देखने को मिलती है, ये निरंकुश तो है ही। ये जो सम्राट का जो पद होता है, खुद उन्होंने कहा कि जब कोई, ये जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का जब इन्होंने सुल्तान बना तो खुद को उन्होंने बताया कि हम कोई साधारण आदमी नहीं है, हम आम जनता की तरह नहीं है, हमारा जो वंशज है आफराशियाब से हम बिलोंग करते हैं। और उन्होंने आफराशियाब से इसलिए कहा ताकि जितने भी 40 दल के जो, मतलब समझिए कि जो लोग थे, उनसे अपने आप को ऊंचा प्रतिष्ठापित कर सके। अगर मानते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपके मित्र भी होंगे, तो अगर आप ही के साथ अगर रूम में एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं और सामने वाला बाद में डीएसपी बन जाता है, तो भले जो भी हो, लेकिन आपकी नज़रों में उतना वैल्यूएबल नहीं होता। लेकिन जब वो अपने आप को इस तरह से प्रतिष्ठापित करने लगेगा, जब उसकी वैल्यू, जब उसकी प्रतिष्ठा को आपके सामने इस तरह से पेश करने लगेगा, तब आपको लगेगा कि अच्छा, ये अब आम नहीं रहा, अब ये खास हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने, यानी कि बलबन से संबंधित जो मतलब मैटर को हम लोगों ने जो पढ़ा, नेक्स्ट हम लोग आपको वीडियो में आपको बताएंगे। और बहुत सारी कहानियाँ हैं, थोड़ा सा इसलिए हम पूरे डिटेल्स को ये नहीं कर पा रहे हैं कि सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है, कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी है, जहाँ से आपको समझ विकसित हो और कम से कम जो फैक्ट कुछ चीज़ें हैं वो आपको याद रहें। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।